काइनेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन दो तरीके का है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, एक्सिस वर्टिकल है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सपोज दैट कि इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये आर रेडियस पे, तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? एक लग रहा है इसका वेट mg, और इस सरफेस पे है तो ये सरफेस इस पे लगा रहा है नॉर्मल, और ये घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी है v, जो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2 वेक्टर में, है ना। तो वेट जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। वेट क्या है? मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी पे 90 डिग्री है, तो वेट का कंपोनेंट 0 होगा, मतलब इसके डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो 0 होगा। तो फोर्स 0 होने से क्या हो गया? मॉड v कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इससे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है? इसमें देखो ये वर्टिकल सर्कल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में होने से क्या हो गया, ये कोई बॉल है ना, मान लो स्ट्रिंग से लगा हुआ है और यहां से चला था ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो इसमें क्या हुआ? फोर्स mg लग रहा था नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन T लग रहा था। अभी भी देखो फोर्स हमेशा mg डाउनवर्ड लग रहा है, किसी भी पोजीशन पे लगेगा। आगे कर दो, इधर लग गया mg या कंपोनेंट mg cos थीटा, ये देखो, और टेंजेंशियल लग गया mg sin थीटा। और वेलोसिटी, यहाँ मान लो वेलोसिटी u है तो यहाँ वेलोसिटी v है। अब ये वेलोसिटी वेक्टर भी हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। ये देख लो, यहाँ रहता तो ऐसा होता कुछ वेलोसिटी, यहाँ होता तो ऐसा होता कुछ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यही जब दूसरे साइड लेंगे, इस साइड लेंगे, है ना, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा इसी डायरेक्शन में mg sin थीटा वर्क कर रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वेलोसिटी के अपोजिट mg sin थीटा वर्क कर रहा है। mg cos थीटा ऑलवेज नॉर्मल एक्ट करेगा, तो यहाँ पे mg sin थीटा है वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है और इधर साइड अपोज कर रहा है। तो होगा क्या, नीचे से ऊपर जाने समय वेलोसिटी डिक्रीज करेगा मॉड में, है ना, और ऊपर से नीचे आने समय वेलोसिटी का मॉड इंक्रीज करेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल सर्किल में और वर्टिकल सर्किल के मोशन में। इस केस में क्या होगा, एफ टेंजेंशियल जो है वो mg sin थीटा है, वेट का जो कंपोनेंट है अलोंग टेंजेंट, है ना। तो इसको m a टेंजेंशियल इक्वेट कर सकते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे g sin थीटा हो गई मैग्नीट्यूड में, है ना। उसी तरीके से f नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है ना, जो सेंटर के अलोंग है। ये देखो इस लाइन पे ये हो गया नॉर्मल, ये टेंजेंट, तो ये हो गया नॉर्मल। तो स्ट्रिंग में टेंशन T है ना, और आउटसाइड mg cos थीटा। तो टोटल नॉर्मल फोर्स जो है इसको सिग्मा कर दो, यहाँ भी सिग्मा ft, टोटल टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा, टोटल नॉर्मल फोर्स T माइनस mg cos थीटा, है ना। तो इससे आएगा m a नॉर्मल इक्वेट होगा, तो यहाँ से नॉर्मल एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, f नॉर्मल अपॉन मास, और ये था f टेंजेंशियल अपॉन मास। और जो टोटल एक्सीलरेशन होगा इस केस में a टोटल वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन वेक्टर, और इसका जो मॉड होगा टोटल एक्सेलरेशन का ये आएगा रूट अंडर AT² प्लस AN²। ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में। तो टोटल एक्सेलरेशन कैसा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ ये सपोज A टेंजेंशियल है और ये है A नॉर्मल, तो एक वेक्टर पैरेललोग्राम बना देंगे, और ये जो लाइन आई यही है A टोटल एक्सेलरेशन,
है ना, नॉर्मल एक्सेलेरेशन के टुवर्ड्स एफ नॉर्मल, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के टुवर्ड्स एफ टेंजेंशियल। तो टोटल एक्सेलेरेशन के टुवर्ड्स क्या आएगा, टोटल फोर्स, है ना। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ टोटल, वेक्टर में लें एफ टेंजेंशियल प्लस एफ नॉर्मल। समझ में आ रही बात। तो एफ टोटल मैग्नीट्यूड में जो आएगा वो रूट अंडर एफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस एफ नॉर्मल का स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ जो टोटल एक्सेलरेशन है ये एंगल बना रहा है थीटा। तो थीटा तो यहाँ लिए अल्फा मान लो, क्या लेना है, अल्फा। तो tan अल्फा जो होगा वो हो गया कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, एफ नॉर्मल अपॉन एफ टेंजेंशियल या ए नॉर्मल अपॉन ए टेंजेंशियल। तो अल्फा किसके साथ है, विथ वेलोसिटी वेक्टर के साथ। वेलोसिटी के साथ, है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है वो है अल्फा, या वेलोसिटी के साथ टोटल फोर्स कितना एंगल बना रहा है वो है अल्फा। वेलोसिटी के साथ टोटल फोर्स और वेलोसिटी के साथ टोटल एक्सेलरेशन का ये एंगल है। नॉर्मल क्या होगा, वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे, और टेंजेंशियल क्या होगा, वेलोसिटी के अलोंग, मतलब या तो 0 डिग्री और इस केस पे 180 डिग्री। इस केस में 80, देखो 180 डिग्री आएगा, और इस केस में क्या आएगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री, है ना, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल जो है ये इनर्शियल फ्रेम से डिफाइंड है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और सेंट्रीफ्यूगल जो है ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से डिफाइंड है। तो नॉन इनर्शियल करने का मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनर्शियल रेफरेंस कहने का मतलब क्या है, या तो रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, सीधा एक ही बात है। इनर्शियल फ्रेम मतलब जहाँ एक्सेलरेशन 0 हो, नॉन इनर्शियल करने का मतलब जहाँ एक्सेलरेशन उसमें हो। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो। कोई भी एक्सेलरेशन यदि यहाँ रहेगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का वर्क करेगा। और वहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देख लो, सपोज ये सर्कल है, इस पे एक कोई ब्लॉक रख दिए, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मान लो कांस्टेंट है, वेरिएबल भी हो सकता है ना, कांस्टेंट करके ही देखते हैं। तो देखो इस केस में क्या होगा, इसका अपना एक सर्कल होगा, इस सर्कल पे ये ब्लॉक रोटेट कर रहा है, वेलोसिटी इसकी v है। तो पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मॉड कांस्टेंट है, मॉड v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसके कारण से एक एक्सेलेरेशन डेवलप होगा। टेंजेंशियल तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्या होता है, d मॉड v बाई dt, है ना। पार्ट 1 जो मेरा वीडियो है उसमें देखना, रिवीजन पार्ट 1 में। और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो होता है मॉड v का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो इस केस में टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो रूट AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, मतलब सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन ये सेंट्रीपिटल कब है, जब ग्राउंड से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ग्राउंड है और यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को वॉच कर रहे हैं, तो ये बोलेगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब यहाँ से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स टुवर्ड्स सेंटर। तो ये कौन सा इक्वेशन लगाएगा, टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इससे कहा गया mv स्क्वायर बाई r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब आप इस डिस्क के ऊपर बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं, यहां से यदि आप ऑब्जर्वर ये है, यहां से आप इसको वॉच कर रहे हैं, तो ये कैसा है, इसके अंदर तो खुद टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी तो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी भी तो
v है, माने स्पीड v है यहाँ, तो टुवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन तो वर्क कर ही रहा है, v स्क्वायर अपॉन r। तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम हो गया ये। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, एक सूडो फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, एक तरीके का सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास और जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन, और अपोजिट डायरेक्शन में, ये टुवर्ड सेंटर है तो ये अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करेगा। तो ये डिस्क है और इसके ऊपर यदि आप बैठ गए तो अब डिस्क के ऊपर, डिस्क का मास m है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर बाई आर है। तो इस पे बाहर की ओर लग जाएगा, ये अंदर है टुवर्ड सेंटर, तो ये आउटवर्ड लग जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, ये ऑब्जर्वर लगाएगा। जब यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो mv स्क्वायर बाई आर ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बोथ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में ये टुवर्ड सेंटर, ये अवे फ्रॉम सेंटर होगा। और एक बार में आप या तो ग्राउंड पे रहेंगे या फिर डिस्क के ऊपर बैठे रहेंगे। तो एक बार में या तो आप नीचे हैं ग्राउंड पे, नहीं तो डिस्क पे। तो ऑब्वियस है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल साइमल्टेनियसली कभी नहीं लगेगा, साइमल्टेनियसली नहीं एक्ट करेगा। तो इसीलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। ये तो लगता है ना, ये टुवर्ड सेंटर, ये अवे फ्रॉम सेंटर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल ईच अदर। लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप ग्राउंड पे रहेंगे, नहीं तो डिस्क के ऊपर रहेंगे। तो साइमल्टेनियसली दोनों बातें पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो ये थ्रू आउट कॉन्सेप्ट हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला केस है, इसमें एक ट्रैक है, आर रेडियस है, इसके ऊपर एक कार है, वो मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी भी है, मास m है। तो इस कार के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर लग जाएगा, वेट mg अर्थ के अंदर लग जाएगा, और रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन जो होगा वो टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है। और जब इस कार के ऊपर बैठ करके आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कार से, तो नॉन इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम हो गया। तो ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगा देगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो सेफ टर्न के लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर होना चाहिए। यदि फ्रिक्शन छोटा हो जाएगा तो कार बाहर की ओर स्किड कर जाएगी। अब देखो, म्यू टाइम्स mg इक्वल टू v, मतलब मैक्सिमम है ना, तो v ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो v की मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी। इस स्पीड पे एक्सीडेंट नहीं होगा, इससे छोटे पे भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन यदि v ग्रेटर देन हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी से, तो ये कार स्किड कर जाएगी आउटवर्ड और एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा, अब फ्रिक्शन को हमको जीरो करना है ताकि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो टायर का लाइफ ज़्यादा रहेगा, अभी तो टायर घिस जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, रोड को बैंक करेंगे एट एंगल थीटा। ये देखो, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, थीटा एंगल पे बैंक कर दिया। तो हुआ क्या इस केस में, ये जो कार है अपनी, तो ये रोड इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है और वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है। अब एंगल देख लो इसका सारा, ज्योमेट्री एकदम टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लगेगा और वर्टिकल जो mg को बैलेंस करेगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, तभी पता लगेगा कि ये कैसे आ रहा है। ये देखो, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाली एंगल थीटा हो जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इधर नॉर्मल का कंपोनेंट क्या आया, n sin थीटा, और ये कंपोनेंट n cos थीटा। अब ये n sin थीटा सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और n cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है। तो फ्रिक्शन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो फ्रिक्शन इस केस में जीरो। रफ ट्रैक है बट फ्रिक्शन इस केस में जीरो। क्यों, क्योंकि n cos थीटा वेट को बैलेंस कर लिया और n sin थीटा से ही कार सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रही है। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। डिवाइड कर दो तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। इससे कंपेयर करो, देखो ये म्यू है और ये tan थीटा है, म्यू की जगह बस tan थीटा रखना है। तो ये क्या है,
डिजाइन स्पीड इसको बोलते हैं, डिजाइन स्पीड। मतलब इस केस में फ्रिक्शन 0 लग रहा है, लेकिन मान लो कि यदि हम V1 ग्रेटर देन V करें, हमको जल्दी जाना है घर, तो जल्दी जाना है तो आप ज़्यादा स्पीड में जाएंगे, ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन अब एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस केस में फ्रिक्शन नॉट 0। तो अधिक से अधिक कितनी स्पीड होनी चाहिए कि आप इस सर्कुलर टर्न पे, है ना, बैंक ट्रैक पे आराम से टर्न ले सकते हैं, सेफली टर्न ले सकते हैं। तो देखो इसका एनालिसिस करते हैं। ये कार है अपना, mg लग रहा है डाउनवर्ड, नॉर्मल लग रहा है बैंक ट्रैक पे, है ना, और इसका वेलोसिटी है v। तो अब देखो सबसे पहले जब v1 वेलोसिटी से ये जा रहा है तो v1 बड़ा है v से, इसका मतलब mv²/r जो होगा वो अब mv1² हो गया। तो इसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mv1² cos थीटा, ये वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी हो जाएगी। पहले क्या लग रहा था इस केस में, यहाँ देख लो, इसको दूसरा बनाने का तरीका है mv²/r, है ना, cos थीटा, और नीचे लग रहा है mg sin थीटा। ऐसे ही बन सकता है, इन दोनों को भी इक्वेट करोगे सेम रिलेशन आएगा। करके देखो, mm कैंसिल, rg sin अपॉन cos, rg tan थीटा, स्क्वायर हटाओ तो रूट अंडर। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू जाता है, तो इसका मतलब कार ऊपर की ओर टेंड टू मूव नहीं करी है, टेंड्स टू मूव। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो रोड और टायर के बीच में डाउनवर्ड एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सेफ के लिए वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओ, फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट आएगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे अचीव कर जाएगा तो फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम लग गया। तो अब इसके बाद यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, मतलब इस v1 से भी ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, तो ये कार एक्सीडेंट हो जाएगी। तो सेफ के लिए क्या होना चाहिए, देखो mv1²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब नॉर्मल ऊपर है, देखो दो कंपोनेंट यहाँ काम करेगा, एक mg का cos थीटा और दूसरा mv1²/r का sin थीटा। तो फ्रिक्शन में म्यू टाइम्स नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी √r म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू जी, ये रूट के अंदर। तो ये अधिक से अधिक सेफ स्पीड हो गया बैंक ट्रैक पे जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड का लो, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, है ना, मैक्सिमम सेफ स्पीड हो गया। इससे ज़्यादा जाएगा तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा। इसे थर्ड मान लेते हैं, है ना। और फोर्थ में क्या आएगा, v2 लेस देन v। तो इस वेलोसिटी से कम जाएंगे, जब इससे कम वेलोसिटी रहेगा v2, तो क्या होगा, mg sin थीटा ग्रेटर देन mv2²/r cos थीटा। तो ये कार जो है ये डाउन जाने लगेगी, तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो थीटा है, अब कार है, तो एक्ट कैसे होगा फोर्स, ये आ गया mg sin थीटा, mg का कंपोनेंट, और ये mv2²/r है, तो इसका कंपोनेंट अप द इंक्लाइन प्लेन mv2²/r cos थीटा। तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा, तो टेंड टू मूव डाउनवर्ड। इट मीन्स दैट फ्रिक्शन की तरह एक्ट करेगा ऊपर की ओर अप टू मैक्सिमम वैल्यू। अब उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी स्पीड, तो फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा और कार नीचे की ओर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगी। ये लगा नॉर्मल, और इधर कौन सा दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आ गया mg cos थीटा और दूसरा आ गया mv2²/r sin थीटा। तो नॉर्मल के साथ ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, तो वहाँ से निकल जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू। अब देखो यहाँ इक्वेशन क्या आ गया, सेफ के लिए, है ना, और इस केस में ही फ्रिक्शन 0 नहीं होना चाहिए। तो सेफ्टी के लिए क्या हो गया, mg sin थीटा इज इक्वल टू mv2²/r cos थीटा और प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से v2 की वैल्यू मिल जाएगी √r, और ये आएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा
इंटू जी, ये आ जाएगी। तो ये हो गया मिनिमम सेफ स्पीड। ये क्या हो गया? मिनिमम सेफ स्पीड। इट मीन्स दैट कि v जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही लाई करेगा। ये लो, देखते हैं कभी जाते हैं पहाड़ी एरिया पे, है ना, हिल पे, तो वहां पे लिखा रहता है रोड पे स्पीड लिमिट, है ना, स्पीड लिमिट लिखता है। तो स्पीड लिमिट लिखता है 50 to 70 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। इससे कम और इससे ज़्यादा दोनों केस में एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बीच में रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये वही है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक स्ट्रिंग है एल लेंथ का, उसमें एक बॉल को, उसका मास m है, बांध दिए। अब यहाँ पे इसको एक शार्प इंपल्स देना है। तो इंपल्स देंगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u आ जाएगा और ये इसके बाद क्या होगा, इस सर्कुलर ट्रैक पे चलता जाएगा, लेवल ऑफ सेंटर पे आएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा, फिर टॉप पोजीशन पे आएगा, है ना। ये पोजीशन को बोलते हैं लेवल ऑफ सेंटर, है ना। देखो सेंटर के लेवल पे ये पोजीशन हो गया टॉप पोजीशन, ये हो गया बॉटम पोजीशन। अब इस सभी का नाम दे देते हैं। ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ऐसा। और ये कोई भी पॉइंट हो गया पी, ये हो गया एनी पॉइंट, कहीं भी हो सकता है थीटा एंगल पे। ये हो गया थीटा एंगल पे पॉइंट बी। देखो यहाँ हो क्या रहा है, जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी हो गई v। अब देखो डायरेक्शन भी चेंज हो गया और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। ये v का वैल्यू u से तो कम ही होगा, लेकिन जब इधर साइड आएगा सेम हाइट पे रहेगा, सेम हाइट पे यहाँ रहेगा, तो यहाँ भी इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी v, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर में ये दोनों वेलोसिटी अलग है, बट मैग्नीट्यूड में दोनों वेलोसिटी सेम है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इक्वल हाइट पे इक्वल स्पीड होगा, है ना। इस बात को एकदम याद रखना, इक्वल हाइट पे इक्वल स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स mg ही एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये देखो mg, और mg क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो एनर्जी क्या होगी? थ्रू आउट कंजर्व होगी इसकी। अब इस पे फोर्स लगाओ, सारे कंपोनेंट्स में फोर्स के। स्ट्रिंग में टेंशन T, अवे फ्रॉम सेंटर mg cos थीटा, टेंजेंशियल डाउनवर्ड यहां लग गया mg sin थीटा। तो टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां से सवाल बनाएंगे हम लोग? ग्राउंड से बनाते हैं, है ना। ग्राउंड से यदि इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टोटल फोर्स सेंटर की ओर कितना लग रहा है? T माइनस mg cos थीटा। और ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन l लेंथ है तो l, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। तो यहाँ से आपको टेंशन मिल जाएगा किसी भी पॉइंट। ये पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट लिख दो, वेलोसिटी एट पी पॉइंट कर दो। तो टेंशन एट पी कितना हो गया? m vp स्क्वायर अपॉन l प्लस mg cos थीटा। ये किसी भी पॉइंट पे टेंशन है। अब थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी तो टेंशन की वैल्यू बदलती जाएगी। थीटा 0 डिग्री, टेंशन बॉटम पॉइंट पे a, m va स्क्वायर अपॉन l प्लस mg हो जाएगा cos 0 1। थीटा 90 डिग्री, b पॉइंट पे आ गया, यहाँ वेलोसिटी vb, टॉप पे वेलोसिटी vc, टेंशन एट b कितना हो गया? m vb स्क्वायर अपॉन l, mg cos 90 0 हो जाएगा इस केस में। ऐसे भी देखो वेट का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे 0, थीटा 180 डिग्री, तो ये टॉप पे टेंशन मतलब c पॉइंट पे m vc स्क्वायर अपॉन l, cos 180 माइनस 1 तो ये हो गया माइनस mg। अब वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, W टोटल डेल्टा के ई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? वेट। नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं, बाहर से पुश या पुल है ही नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन
तो बॉल को देखो, ये बॉल है, वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी यहाँ थी, ये ऐसे गया, तो हाइट ऊपर और वेट नीचे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया माइनस का mgh। नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, पुश पुल है नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv², यहाँ वेलोसिटी है v, यहाँ है u, माइनस इनिशियल हाफ mu²। अब मेन कंसर्न क्या है, ये हाइट h निकालना। तो ये l लेंथ है और ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो गया l का cos थीटा। कितना आ गया वैल्यू, v² इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो u² है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये -2gh आ जाएगा, -2gh। तो v इक्वल टू √u² माइनस 2g, और ये जो h है ये कितना हो गया, ये टोटल लेंथ l और ये l cos थीटा माइनस हो गया, ये h है, तो l ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ये किसी भी पॉइंट p पे वेलोसिटी मिल गई अपने को, vp हो गया है ना। अब थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए, मतलब बॉटम पॉइंट पे, तो वेलोसिटी एट a देखो √u² माइनस 2gl 1 माइनस cos 0 1, मतलब u हो गया है, u की वेलोसिटी है बॉटम पे। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो vb cos 90 0 √u² माइनस 2gl। थीटा 180 डिग्री हो जाए तो टॉप पोजीशन पे c पे √u² माइनस cos 180 माइनस 1 और आगे माइनस, तो +1 1 + 1 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 4gl। ये आ गया वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p पे रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल यदि कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा तो इसी से सॉल्व करना है। और ये टेंजेंट एट टेंशन एट एनी पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल सर्कुलर मोशन का इन्हीं दो इक्वेशन को लेकर के बनना है, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं कुछ काम करे तो। अभी अपने पास जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आ गया, टेंशन एट एनी पॉइंट एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, u² माइनस 2gl ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। यहाँ थीटा बॉटम से एंगल है, इस बात को याद रखना है। जो बॉटम लाइन है यहाँ से एंगल थीटा है। किसी किसी बुक में हॉरिजॉन्टल से लेता है या किसी किसी बुक में टॉप पोजीशन से लेता है, तो फॉर्मूला चेंज कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अब केस डिफाइन करते हैं। केस 1, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कब पॉसिबल है, जब बॉल इस पॉइंट पे आके रुक जाए और वापस यहाँ से नीचे आए, या किसी भी इन दोनों बी और ए के बीच में किसी भी पॉइंट पे रुक जाएगा तो बॉल वापस अपने मोशन को रिट्रेस करेगा, तो ऐसा आ जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। तो अधिक से अधिक कहाँ तक बॉल जाएगा, बी तक, और बी से यदि ऊपर जाएगा तो या तो सेलेक्ट कर जाएगा या फिर सर्किल कंप्लीट होगा। तो ऑसिलेशन के लिए थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और वी भी 0 हो जाना चाहिए। तो वी भी 0 हो जाएगा, मैंने cos थीटा ये 0 हो जाना चाहिए 90 डिग्री। तो u² माइनस 2gl इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू u की √2gl। इसका मतलब u लेस देन और इक्वल टू √2gl, तो ऑसिलेशन पॉसिबल है। और इस केस में टेंशन एट a ये कितना हो गया, ए पॉइंट पे टेंशन मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो mg और प्लस mu² बाई l प्लस mg, ये हो गया 2gl, l कैंसिल, 2mg प्लस mg मतलब 3mg, 3 टाइम्स वेट। और टेंशन एट b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब u मैक्सिमम से चलेगा ऑसिलेशन करने के लिए। अब केस 2, फॉर कंप्लीट सर्किल। सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये देख लो, ये 180 का एंगल है, तो इससे बड़ा हो जाए तभी चलेगा, या इतना आ जाए 180 के इक्वल। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी यू की। यू की मिनिमम वैल्यू की कैसे निकालेंगे, टेंशन एट सी पॉइंट पे 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ टेंशन जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब Vp² जो है, मतलब Vc² इज इक्वल टू माइनस GL cos थीटा। और इस Vc² को यहाँ पे रख दो, थीटा 180 है तो यानी -1 और माइनस +1, तो u² माइनस 4gl, तो u² माइनस 4gl जो है वो Vc² के बराबर हो जाएगा, माइनस GL और cos 180 है ना ये, तो ये हो जाएगा प्लस GL आ जाएगा, है ना, प्लस GL आ गया। तो u इज इक्वल टू हो गया 5gl अंडर रूट। तो ये u की मिनिमम वैल्यू निकल गई यहाँ से।
इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो सर्कल तो आराम से कंप्लीट होगा, लेकिन u लेस देन u मिनिमम होगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्कल कंप्लीट होने के लिए u को क्या होना चाहिए, √5gl से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए √5gl, तो सर्कल कंप्लीट होगा। ये बात याद रखनी है। अब इस केस में जब मिनिमम से चल रहा है तो इस केस में ए पॉइंट का टेंशन कितना आएगा, माने बॉटम का टेंशन कितना आएगा, तो देखो u² मतलब 5gl, एल कैंसिल 5mg और प्लस cos 01 mg 6mg 6 टाइम्स वेट आएगा, और टेंशन एट C पॉइंट 0 हो जाएगा। बी पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, बी पॉइंट पे ये cos 90 0, तो ये आ गया 5gl और एल कैंसिल, नहीं बी का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, बी की वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी कितनी होती है, u² माइनस 2gl ना, vb इक्वल टू √u² माइनस 2gl, तो 5gl माइनस 2gl 3gl, हाँ अब सही है 3gl, तो कितना आ गया 3gl, एल कैंसिल तो 3mg और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू जो होगा टेंशन का वो 3 टाइम्स वेट होगा 3mg। तो यहाँ पे जेई और नीट में जनरली सवाल पूछता है कि टेंशन का डिफरेंस क्या होगा। दो केस आएगा, जब ऑसिलेशन में, और एक केस आएगा जब सर्किल कंप्लीट करता है। तो सर्किल कंप्लीट करता है तो TA माइनस TC जो है डिफरेंस इन टेंशन 6 टाइम वेट होगा, है ना, या फिर TA माइनस TB जो है ये 6 माइनस 3mg होगा, 3 टाइम्स वेट होगा, या फिर TB माइनस TC B और C के बीच में कुछ भी पूछ सकता है। ये पहले बहुत बार पूछ चुका है जेई और नीट के क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, याद है तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया थ्रू आउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक केस और बच गया स्लैकिंग का, मींस सर्कल है तो जो बॉल है अपना वो लेवल ऑफ सेंटर से तो ऊपर जाएगा, लेकिन टॉप पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगा, इसी बीच में रहेगा। तो यहाँ पे जब बॉल कहीं आएगा तो उस केस में क्या होगा, एक टाइम के बाद स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह गिर जाएगा ऐसे। तो इसे कहते हैं स्लैकिंग। मींस थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये VB है और यहाँ वेलोसिटी VC था, तो VB और VC के बीच में वेलोसिटी होनी चाहिए। मींस √5gl से छोटा होना चाहिए वेलोसिटी, लेकिन √5gl से छोटा होना चाहिए और √2gl से बड़ा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी √2gl आएगा तो ये क्या होगा, यहीं तक जाएगा, और जब वेलोसिटी √5gl तक आएगा तो ये टॉप तक जाता है। तो इसका मतलब दोनों वेलोसिटी के बीच में रहेगा बॉटम का वेलोसिटी, तो कंफर्म है कि वो स्लैक करेगा ही करेगा। ये कंडीशन हो गया स्लैकिंग का, और जिस पॉइंट पे स्लैक करेगा यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा। तो आप एंगल भी निकाल सकते हैं उसी दो फार्मूला से, है ना, टेंशन 0 पुट करना और VP में उस वैल्यू को ऐड कर देना, वहाँ से निकल जाएगा वैल्यू। तो ये हो गया थ्रू आउट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया, जितना पढ़ लिए फॉर्मूला उसी को बस अच्छे से कॉन्फिडेंस में ले लो, याद कर लो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। अब करते हैं सेंटर ऑफ मास। NCERT में जितना फॉर्मूला है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो X Y Z एक बॉडी है ना, ये बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ये M1 मास है, ऑरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये M2 मास है, ऑरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ये M3 मास है, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर R3 है, और एक इसी तरह nth पार्टिकल है Mn, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर Rn है। तो एक बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, M1 M2 M3 M4 Mn so on, so there are so many small particles. So this is called also system of particle, system of particles. तो इससे एक सॉलिड बॉडी बनता है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा CM, वो तो कोई एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से जो है वो RCM होगा, और ये पोजीशन वेक्टर है। तो RCM का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा MI/RI, I = 1 to n अपॉन सिग्मा MI मीन्स टोटल मास।
ये है टोटल मास, और ये मास इंटू पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर यदि निकाल रहे हैं तो यहाँ वेक्टर देना है। तो यदि XCM निकाले तो सिग्मा MI XI, X1 X2 X3 X4 Xn इस टाइप से आएगा अपॉन सिग्मा MI। यदि YCM निकाले तो सिग्मा MI YI अपॉन सिग्मा MI, और यदि ZCM निकाले तो सिग्मा MI ZI अपॉन सिग्मा MI हो गया। और RCM का पोजीशन वेक्टर XCMI प्लस YCMJ प्लस ZCMK, ये सिंपल जो वेक्टर है वैसा ही है। और डिफरेंशियल फॉर्म में यदि देखें, है ना, तो XCM जो होगा वो होगा सिग्मा XDM अपॉन DM, और YCM जो होगा वो होगा सिग्मा YDM अपॉन DM, और ZCM जो होगा वो होगा सिग्मा ZDM अपॉन DM। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, सिग्मा MI ith पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर अपॉन सिग्मा MI, नीचे हमेशा टोटल मास से डिवाइड करना है। इसका ये फॉर्मूला कैसे है, M1 जो मास है पॉइंट मास, इसकी वेलोसिटी V1 होगी, M2 के लिए वेलोसिटी कोई V2 वेलोसिटी वेक्टर है, M3 के लिए कोई V3 है, Mn के लिए कोई Vn वेलोसिटी वेक्टर है। देख लो सबका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए आप वेक्टर मिलेंगे। तो यदि V सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट लेंगे तो सिग्मा MI और ith पार्टिकल का x कंपोनेंट लेना है, और यदि y कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का तो सिग्मा MI और ith पार्टिकल का y कंपोनेंट अपॉन सिग्मा MI, और यदि ZCM लेंगे वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का z कंपोनेंट तो सिग्मा MI और वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ ith पार्टिकल का है उसका z कंपोनेंट अपॉन सिग्मा MI। उसी तरह से एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास का ACM है सिग्मा MI AI अपॉन सिग्मा MI, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ACM कितना आ जाएगा, ACM x कंपोनेंट सिग्मा MI ith पार्टिकल एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, और y सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट एक्सीलरेशन सिग्मा MI ith पार्टिकल के एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट अपॉन सिग्मा MI, और सेंटर ऑफ मास का z कंपोनेंट एक्सीलरेशन का सिग्मा MI ith पार्टिकल के एक्सीलरेशन का z कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। तो एक ही जैसा फॉर्मूला है, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब कॉलिजन, इसमें क्या होता है कॉलिजन में, कॉलिजन में सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम जो होगा ये कंजर्व होगा, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम में इंपल्स एक्ट करता है, इंपल्सिव फोर्स। तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंजेस, है ना, आफ्टर कॉलिजन। पहला है इसमें 1D कॉलिजन, दूसरा है 2D कॉलिजन। तो 1D में क्या होगा, एक लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा है और दूसरे से टकरा गया, M1 मास M2 मास है, ये कोलाइड कर जाएगा। 2D में क्या है, एक लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट M2 से कोलाइड करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों का अलग अलग पाथ आ जाएगा, V1 V2 अलग अलग। इसमें तो एक ही लाइन पे रह जाएगा, है ना, V1 और V2, M1 M2 है, लेकिन यहाँ M1 और M2 दोनों अलग अलग रास्ते पे जा सकते हैं। तो ये हो गया एक इलास्टिक कॉलिजन। और एक होता है नॉन इलास्टिक कॉलिजन। इसमें क्या आएगा, एक बॉल है, दूसरे बॉल के साथ कोलाइड किया, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, दोनों चिपक जाएगा और एक कॉमन वेलोसिटी से चलेगा, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो किसी भी कॉलिजन में जो कॉलिजन का लॉ है उसको क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन होता है हर एक कॉलिजन में, ई। ये लैंग्वेज में समझ लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी बोल रहा है, ध्यान देना, स्पीड नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब किस वेलोसिटी से दोनों मास एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वो हो गया अप्रोच। पास आएंगे तो
एक दूसरे से कोलाइड होगा, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे या फिर स्टिक टुगेदर होगा, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन डेवलप होगा, तो रिलेटिव मोशन ऑफ सेपरेशन। तो ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। और जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा तो उसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल आएगा। तो इसे कहते हैं v2 माइनस v1 मान लो, और इसको u1 माइनस u2 ना, ये u1 है, ये u2 है, ये v1 और v2। तो इस केस में क्या आ गया, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है। और नॉन इलास्टिक में क्या आ जाएगा, E जो है 0 और 1 के बीच में होगा, तो उस केस में v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 बराबर नहीं होगा, बस E की वैल्यू सिंपली v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग E की वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा। और एक होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, है ना, नॉन इलास्टिक कर लो या इन इलास्टिक कॉलिजन कर लो। इस केस में क्या होगा, E की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, बॉडी तो एक दूसरे के साथ स्टिक कर गया, चिपक गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन एनी क्वांटिटी इक्वल टू 0। तो इस केस में u1 माइनस u2 ये तो 0 नहीं होगा अप्रोच, लेकिन v1 माइनस v2 ये 0 हो गया, क्योंकि v1 इक्वल टू v2 हो गया। और ये कॉमन वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी। एक और मेजर डिफरेंस है, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का फाइनल इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कॉलिजन, देयर इज सम लॉस नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक कॉलिजन में सम लॉस होगा, लॉस इन के। और इन इलास्टिक कॉलिजन में मैक्सिमम लॉस के होगा, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात को एकदम याद रखना है, क्वेश्चन में दे देगा मैक्सिमम लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो ऑब्वियस है कि वो इलास्टिक कॉलिजन है, ई की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन में वर्ड में लिख देगा देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मींस ई की वैल्यू 1 लेनी है वहां पे अपने को। तो ये फंडामेंटल हो गया कॉलिजन का। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। इसमें देखो क्या होगा, ball of mass m1 moving with velocity u1 and another ball of mass m2 moving with velocity u2. So here u1 is greater than u2 for collision. If u1 less than u2 then there is no collision. ये हो गया before collision. अब at collision क्या होगा, m1 m2 collide each other and after collision m1 and m2 moving with different velocity v1 and v2। ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। तो सबसे पहला फॉर्मूला E की वैल्यू निकाल लो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 हो गई। दूसरा फॉर्मूला मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ये कंजर्व करना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तीसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है, हाँ, और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मीन्स हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आफ्टर कॉलिजन जो m1 मास है उसका वेलोसिटी कितना आएगा, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। और v2 की वेलोसिटी, m2 की वेलोसिटी v2 ये आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब देखो याद करना ही बहुत आसान है, ये v1 है तो 2m2 बाई m1 प्लस m2, ये v2 है तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 है तो ये देखो 1 है, 1 है तो ये देखो 2 है, और 2 है तो m2 u2 हो गया, तो यहाँ m1 u1 आएगा। और यहाँ क्या है, डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास। डिफरेंस अपॉन सम में जो v1 है तो इसका इनिशियल u1, v2 है तो इसका इनिशियल u2, है ना। v2 में माइनस आएगा और v1 में प्लस आएगा, ऐसा। अब यहाँ
केस डिफाइन करते हैं। यदि m1 और m2 इक्वल हो जाए, दोनों मास इक्वल है और वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन है, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब v1 जो है वो u2 के बराबर होगा और v2 जो है वो u1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख के देख लो। फिर दूसरा केस लेते हैं, m2 जो है वो बहुत बहुत बड़ा है m1 से और u2 0 है। मतलब ये बहुत हेवी मास है और ये लाइट मास है, बहुत हेवी मास है, रुका हुआ है, ये लाइट मास है। तो एक हल्का बॉडी आ रहा है और भारी ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, कोलिजन के बाद जो पहला बॉडी है ये स्ट्राइक करने के बाद उल्टा मूव कर जाएगा। मतलब v1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस u1, जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा और जो दूसरा बॉडी है ये रेस्ट में ही रह जाएगा, v2 इक्वल टू 0। फिर देखो, यदि m1 बहुत बड़ा होता है m2 से, मतलब ये लाइट ऑब्जेक्ट है ना, हल्का बॉडी और ये भारी बॉडी। तो भारी बॉडी यदि आ रहा है और हल्के बॉडी से स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, भारी बॉडी का जो मास होगा वो वही का वही रह जाएगा, u1 है ना। आफ्टर कोलिजन भारी ऑब्जेक्ट का मास जो है, जो वेलोसिटी, वो पहले के जैसा ही रह जाएगा। लेकिन जो हल्का ऑब्जेक्ट था ये रुका हुआ था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डबल वेलोसिटी से चलेगा। u2 0 होना चाहिए, है ना, u2 0। तो हल्का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, v2 इक्वल टू 2u1। अब देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट है, m1 ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो ऑब्वियस है u1 ग्रेटर देन u2 होगा, तभी कोलिड होगा। ये एट कोलिजन है और यही आफ्टर कोलिजन भी है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब जो सिस्टम हो जाएगा वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व करा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v निकल गया, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी जो है ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से मूव करेगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल हाफ m1 प्लस m2 और v cm का स्क्वायर हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और लॉस इन के कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, के इनिशियल माइनस के फाइनल, अपने न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। अब करते हैं टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। इसमें देखो क्या होगा, स्टोरी को मेन समझना है। एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ये रेस्ट में, मतलब u2 0 है। तो 1d है, अभी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब यहाँ पे जब m1 आएगा और यहाँ पे कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 जो है v1 वेलोसिटी से जाएगा और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से जाएगा कोलिजन के बाद। तो इसका डायरेक्शन θ2 एंगल है और इसका डायरेक्शन θ1 एंगल है विथ लाइन ऑफ मोशन। जिस लाइन पे ये चल रहा था उसके साथ, है ना, θ एंगल और θ2 एंगल, दो एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो कंजर्व होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस में होगा। तो x एक्सिस में कराओ, इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम x एक्सिस का। तो इनिशियल सिर्फ m1 u1 है, इसका 0, फाइनल m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अब y एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, इनिशियल मोमेंटम y का इक्वल टू फाइनल मोमेंटम y का। तो इनिशियली x एक्सिस पे तो y कंपोनेंट तो 0 है, 0। यहाँ पे ये पॉजिटिव y में, इसका नेगेटिव y में, तो m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। तो यहाँ से आ गया m1 v1 sin θ1 इज इक्वल टू m2 v2 sin θ2। ये पहला। ये दूसरा, एक और रिलेशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड तो 0 है,
हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्रू आउट कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। अब जितने फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि 90% प्लस क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। कुछ फॉर्मूले रह गए तो उनका उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, पढ़ना है लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी ईयर का देख लो, जेई और नीट में, वो इन्हीं सब से आते हैं। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना है। सर्कुलर मोशन है, कॉलिजन है, सेंटर ऑफ मास है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगी।